नमस्कार, मैं प्रवेश गौतम, आप सबका स्वागत है छुपा खेल विद प्रवेश में। मैंने पहले 2 खबरों में बताया था, आज उसका अगला पार्ट है। रेलवे में सेटिंग हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। ठेकेदार उल्टी गंगा बहाने तक का खुलकर लिख देता है। हालात इस कदर खराब हो चुके हैं कि क्या जीएम और क्या डीआरएम सब के सब चुप बैठे हैं और अधिकारी है कि अपनी जेब भरने के लिए जनरल कॉन्ट्रैक्ट कंडीशन की शर्तों को तोड़कर धड़ल्ले से बिल पास कर रहे हैं। 25 से 35% कमीशन सब कुछ करवा सकते हैं आप यहाँ। भोपाल डीआरएम देवाशीष त्रिपाठी के नेतृत्व में मंडल में लगभग इसी तरह के काम हो रहे हैं शायद। आज के छुपा खेल में खुलासा करूंगा एक ऐसे भ्रष्टाचार का जो खुलेआम हुआ और नियमों के विपरीत जाकर अधिकारियों ने ऑफलाइन फाइल चलाकर ठेकेदार का पेमेंट कर दिया। इससे न केवल रेलवे को चूना लगा बल्कि अधिकारियों ने अपनी जेब भी भरी। आज होगा पूरा खुलासा, परत दर परत खुलेगी पोल। देखते रहिए छुपा खेल विद प्रवेश। स्वागत है। विजिलेंस अवेयरनेस वीक यानी सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाने वाले, भ्रष्टाचार न करने की शपथ लेने वाले, संविधान दिवस मनाने वाले रेलवे के अधिकारी, इनमें से कुछ अधिकारी ऐसे हैं कि यह सब कुछ दिखावे के लिए करते हैं यानी झूठी शपथ। तंत्र के अंदर घुसपैठ करके बैठे हुए हैं कुछ भ्रष्टाचारी। आज एक ऐसे ही मामले का खुलासा करूंगा और कुछ दस्तावेज दिखाऊंगा, फिर बताऊंगा वो सवाल जो मैंने किए थे जिनके जवाब अभी तक मुझे नहीं मिले हैं। अधिकारियों की बोलती बंद है। मैंने 1 अप्रैल 2024 और 21 नवंबर 2024 को 2 खबरें दिखाई थी। इन दोनों खबरों में मैंने बताया था कि एक ठेकेदार के लिए कैसे रेल प्रशासन के अफसर नियमों को तोड़ने में लगे हुए हैं। आज लगभग 8 महीने बाद इस खबर की पड़ताल पूरी हुई। लगभग 8 महीने लगे मुझे इसकी पड़ताल करने में। 8 महीने तक द करंट स्टोरी ने इस मामले की बारीकी से पड़ताल की और जो तथ्य सामने आए हैं वह इशारा करते हैं कि अंदर ही अंदर बहुत गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। दरअसल यह मामला है इटारसी के रनिंग रूम का। यहाँ के मेंटेनेंस के लिए रेलवे ने साल 2017 में लगभग 3-4 करोड़ के आसपास का टेंडर किया था। इसमें राजीव मिश्रा नाम की कंपनी को काम दिया गया था। इसमें रनिंग रूम में लोको पायलट और अन्य संबंधित स्टाफ के लिए खाना बनाना, साफ सफाई करना, रूम वगैरह सब मेंटेन करना आदि काम शामिल थे। करोड़ों का टेंडर था। रेलवे के टेंडर की शर्तों में साफ साफ उल्लेख होता है कि ठेकेदार अपने कर्मचारियों को उचित वेतन, ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिए, उचित वेतन, पीएफ, ईएसआई आदि का भुगतान समय से करेगा और उसके बाद ही रेलवे में अपने बिल लगाएगा। साल 2019 में कतिपय कारणों से उक्त टेंडर को रेलवे ने टर्मिनेट कर दिया था। यानी कम जो काम था वो तय मापदंडों के अनुसार नहीं किया जा रहा था। इसलिए रेलवे ने उक्त ठेका निरस्त करके इस कंपनी को डीबार कर दिया था। सरल शब्दों में कहूं तो ब्लैकलिस्ट। पर नियमानुसार जितने समय ठेकेदार ने काम किया है उसका भुगतान तय नियमों के अनुरूप किया जा सकेगा। ध्यान रखिएगा, तय नियमों के अनुरूप। लेकिन ठेकेदार के कुछ बिल 2023 तक रुके हुए थे। इतनी दिनों तक, इतने सालों तक क्यों रुके थे, इसका कारण तो रेलवे अधिकारी ही बता सकते हैं। शायद सेटिंग नहीं हो पा रही होगी, शायद। खैर, आगे बढ़ते हैं और अपनी खबर पर आते हैं। साल 2023 में जब ठेकेदार राजीव मिश्रा ने अपने बिल का भुगतान करने के लिए रेलवे को कहा, तब शुरू हुआ सेटिंग का खेल। सूत्रों ने बताया कि उक्त ठेकेदार द्वारा अपने कर्मचारियों को समय से न तो पीएफ दिया गया था और न ही ईएसआई। मार्च 2024 में तत्कालीन सीनियर डीटीआरओ 2 दिन के लिए बाहर गए हुए थे, शायद ट्रेनिंग पे। इसी दौरान पीआरओ शाखा के एडीईई ने इस ठेकेदार यानी राजीव मिश्रा के पेमेंट को अर्जेंट बताकर बिल पास करने के लिए तत्कालीन सीनियर डीटीआरडी को पत्र लिखा। नोट कर लीजिए, अर्जेंट बताया था। चूंकि तत्कालीन सीनियर डीटीआरओ ट्रेनिंग में बाहर गए हुए थे, ऐसे में उनका प्रभार सीनियर डीटीआरडी के पास था। लेकिन उसी समय द करंट स्टोरी ने, मैंने बताया 1 अप्रैल 2024 को, करंट स्टोरी ने इस मामले को लेकर खबर चलाई। उस वक्त तक राजीव मिश्रा कंपनी के जीएसटी को लेकर मुख्यालय की मंजूरी नहीं होने की भी आशंका व्यक्त की थी। द करंट स्टोरी की खबर के बाद तत्कालीन सीनियर डीटीआरडी ने बिल मंजूर नहीं किया, शायद वह जाग गए। रेलवे में नियम है कि समस्त बिल ऑनलाइन ही पास किए जाएंगे।
इसके लिए रेलवे में एक सॉफ्टवेयर है जिसे कहते हैं WCMS, यानी वर्क कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट सर्विस। सूत्रों ने बताया कि राजीव मिश्रा कंपनी ने सभी नियमों का पालन नहीं किया था, नोट करते रहिएगा। इसलिए इसकी फाइल को ऑफलाइन चलाया गया, यानी कि एक विश्वसनीय बाबू इस फाइल को लेकर सभी टेबल में अधिकारियों के पास जाकर साइन करवाने लगा। यहां तक कि मुख्यालय की वित्त शाखा ने जीएसटी को लेकर अपनी एनओसी, अनापत्ति भी दे दी। इसके बाद इसकी फाइल इतनी तेज गति से चली कि अप्रैल 2024 में ही इसके एक बिल का भुगतान हो गया, जो संभवतः 80 लाख का था शायद। द करंट स्टोरी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पड़ताल जारी रखी। ध्यान रखिए, हम अब कोई भी खबर छोड़ते नहीं है। इस दौरान राजीव मिश्रा कंपनी के एक कर्मचारी से द करंट स्टोरी की मुलाकात हुई और उसने कुछ चौंकाने वाली बातें बताई। उसने बताया कि मेजर्स राजीव मिश्रा ने कई कर्मचारियों का समय पर पीएफ भुगतान नहीं किया है, नोट करते रहिएगा। यहां तक कि ईएसआई भी नहीं भरा। वहीं कर्मचारियों को वेतन भी संभवतः उचित दर पर नहीं दिया गया था। कर्मचारी द्वारा प्रदान की गई इस जानकारी पर द करंट स्टोरी ने आगे पड़ताल की। जब हमने पड़ताल की तो हमारे हाथ लगे कुछ दस्तावेज, जिसमें राजीव मिश्रा कंपनी का अटेंडेंस रजिस्टर और उसके कर्मचारियों की लिस्ट थी। बस फिर क्या था, हमने पीएफ की जानकारी जुटाई और हुआ चौंकाने वाला खुलासा। हमारे साथ बने रहिएगा, चौंकाने वाला खुलासा। राजीव मिश्रा कंपनी का पीएफ कार्यालय में पंजीयन है, नंबर है 22542। आप भी सर्च कर सकते हैं। इसकी जानकारी निकालने पर पता चला कि कई कर्मचारियों के पीएफ भुगतान अप्रैल 2024 के बाद किए गए। ध्यान रखिएगा, उसका बिल अप्रैल 24 में पास हो गया था। अटेंडेंस रजिस्टर और जब लिस्ट का मिलान करने पर पता चला कि कुछ कर्मचारियों के पीएफ भुगतान अभी तक नहीं हुए हैं। जी हां, पिछले महीने तक। वहीं कुछ कर्मचारियों के नाम के आगे सरनेम नहीं होने से यह पुष्टि नहीं होती कि यह पीएफ उसी कर्मचारी को दिया गया जिसने काम किया है या फिर किसी और को। इस दरमियान द करंट स्टोरी ने एक बार फिर से सभी दस्तावेजों को मिलाया, तब यह निकलकर सामने आया जो आप देख रहे हैं। यहां जहां जहां नो लिखा है, उनको पीएफ का भुगतान पिछले महीने तक नहीं किया गया है। और इसमें कुछ नाम ऐसे हैं जिनके सरनेम अटेंडेंस रजिस्टर में लिखे नाम से अलग हैं, और यह डेटा बताता है कि किसको समय पीएफ का भुगतान हुआ, किसको नहीं। खैर, जब इसकी आगे पड़ताल की तो एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ। बने रहिए। वह यह कि उक्त काम राजीव मिश्रा कंपनी ने नहीं किया। जी हां, बल्कि पेटी कॉन्ट्रैक्ट में दिया गया था यह काम। यह भी रेलवे के नियमों का सरासर उल्लंघन है। रुकिए, ठहरिए, एक और खुलासा है। वह यह कि राजीव मिश्रा कंपनी का को अकाउंट्स की जिस आईडी से भुगतान हुआ है अप्रैल 2024 में, जो इनको भुगतान हुआ है अकाउंट्स की जिस आईडी से, वह संदेहास्पद प्रतीत होती, यानी वह शायद अब एक्टिव नहीं है। हमारे जो हमने रिसर्च की, इन्वेस्टिगेट किया, तो हमें वह आईडी एक्टिव नहीं मिली। रुकी, एक और खुलासा है। रेलवे में राजीव मिश्रा नाम से 4 कंपनी की लिस्ट और चारों के खाते शायद अलग अलग है। अब इनमें से किसने इटारसी वाला काम किया था, क्या इसकी पुष्टि रेलवे के अकाउंट सेक्शन ने की थी? एक और बात है, रुकिए, तत्कालीन सीसीसी सीएलआई ने राजीव मिश्रा कंपनी को कई कमियों के लिए एक पत्र भी लिखा था। जी हां, चौंकाने वाली बात है। अब सवाल खड़े होते हैं कि क्या रेलवे ने यह सुनिश्चित किया कि राजीव मिश्रा कंपनी ने सभी कार्यरत उस समय कर्मचारियों को समय से भुगतान किया और इनके पीएफ बिल भुगतान से पहले हुए हैं या नहीं, ईएसआई जमा किया गया है या नहीं? हमारी पड़ताल में तो संदेहास्पद प्रतीत हो रहा है। वहीं क्या रेलवे प्रशासन यह बताएगा कि एक कंपनी जो 4 साल पहले ब्लैकलिस्ट हो चुकी थी, उसके बिल का भुगतान करने की इतनी क्या जल्दी थी कि एडीईई टीआरओ ने अपने पत्र में अर्जेंट लिख दिया था? बताइए साहब, अर्जेंट। आखिर नियमों के विपरीत जाकर रेलवे ने भुगतान के लिए ऑफलाइन फाइल क्यों चलाई? ऑनलाइन चलाते साहब, क्या दिक्कत थी? क्या उक्त फर्म ने जीएसटी को लेकर सामने आई विसंगति को दूर कर दिया था? इसकी जांच की थी रेलवे ने। अब सबसे जरूरी सवाल, आखिर राजीव मिश्रा ने वह पत्र क्यों लिखा? मैंने 21 नवंबर 2024 को खबर दिखाई थी, जिसमें राजीव मिश्रा का पत्र दिखाया था, जिसमें राजीव मिश्रा स्वयं
यह कबूल करते हुए दिख रहे हैं कि उनके पास उनके कार्यरत कर्मचारियों का यूएएन नंबर नहीं है, यानी पीएफ का अकाउंट नंबर नहीं है। ऐसे में वह पीएफ जमा नहीं कर सकते और वह रेलवे से कह रहे हैं कि आप ही ढूंढ कर जमा कर दीजिए या फिर उनके बैंक खाते में सीधे जमा कर दीजिए। गजब करते हैं मिश्रा जी, आपकी भी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। क्या सेटिंग घुमाई है, इतनी दिलेरी के साथ आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आप में कमी थी आपके ठेके में, और अब आप रेलवे के अधिकारियों से कह रहे हैं कि साहब जो काम मेरा था वह काम आप कर दीजिए, यानी उल्टी गंगा। अरे आपके कर्मचारी थे साहब, उनके नंबर एड्रेस आपके पास होंगे, आप उनके घर जाइए, उनको बुलाइए, उनका पीएफ अकाउंट यदि एक्टिवेट नहीं है तो एक्टिवेट कराइए। लेकिन ऐसा क्यों नहीं वो कर रहे हैं, ये तो मिश्रा जी ही बताएंगे। बहरहाल राजीव मिश्रा जी के कॉन्फिडेंस की दाद देनी पड़ेगी कि सेटिंग इतनी तगड़ी है कि खुलकर चिट्ठी लिख रहे हैं, ईमेल कर रहे हैं। और भोपाल डीआरएम देवाशीष त्रिपाठी जी के नेतृत्व में भोपाल रेल मंडल में पता नहीं क्या क्या हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि डीआरएम देवाशीष त्रिपाठी को इसकी जानकारी नहीं है, मैंने स्वयं उनको ये सारे मैसेज लिख के भेजे हैं कि ये हो रहा है, और डीआरएम देवाशीष त्रिपाठी ने चुप्पी साध रखी है। सवाल उठता है, हमारे सूत्रों ने जो बताया कि 25 से 35% कमीशन की सेटिंग हुई थी, क्या यह सही है? और यदि सही है तो किसको कितना परसेंट मिला? क्या डीआरएम साहब तक भी कुछ पहुंचा? यदि नहीं तो डीआरएम साहब आपने चुप्पी क्यों साध रखी? जवाब दीजिए। मैंने कुछ दस्तावेज भेजे, मैंने सवाल भेजे, जवाब तो दे दीजिए कि सही है, गलत है। आपका पक्ष भी इस खबर में मैं चलाऊंगा, पर जवाब देने को कोई तैयार नहीं है, क्योंकि दाल में काला है। मैं आपको बता दूं, इन्हीं डीआरएम देवाशीष त्रिपाठी के नेतृत्व में भोपाल मंडल में 5-5 डिरेलमेंट की घटनाएं हुई और भी बहुत कुछ हुआ। और ऐसा नहीं है कि ऊपर वालों को नहीं पता, डांट भी पड़ी होगी शायद, पर कहते हैं ना, वो क्या कहते हैं, चिकना घड़ा कुछ होते हैं, चिकने घड़े प्रतीत हो रहे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, जो हो रहा है चलने दो। 1 साल और बचा है, काट लो, निकल जाओ, बाद में प्रमोशन तो मिल ही जाएगा, क्योंकि सेटिंग सबसे महत्वपूर्ण प्रतीत हो रही है यहां पर। इस पूरी खबर में हमें 8 महीने से ज्यादा का वक्त लगा प्रमाणित करने में, ढूंढने में, अटेंडेंस लिस्ट, नाम, पेमेंट कहां हुई। हमारे पास सारे संबंधित दस्तावेज उपलब्ध हैं, कुछ मैंने आपको दिखाए, कुछ नहीं दिखाए। आवश्यकता पड़ने पर यदि कोई जांच एजेंसी, सीबीआई या कोई भी जांच एजेंसी हमसे संपर्क करेगी तो हम समस्त दस्तावेज उनके समक्ष उपस्थित करने के लिए तैयार हैं। मैं पुनः कह रहा हूं, डीआरएम साहब जांच नहीं करेंगे तो क्या जीएम मैडम जांच करेंगी? जीएम मैडम जांच नहीं करेंगी तो क्या सीआरबी करेंगे? यदि सीआरबी नहीं करेंगे तो क्या जांच एजेंसी, सीबीआई या अन्य कोई जांच एजेंसी इसकी जांच करेगा? मेरे पास जो भी दस्तावेज उपलब्ध है, मैं समस्त दस्तावेज जांच एजेंसी को देने के लिए तैयार हूं। यहां तक कि भोपाल डीआरएम भी बुलाएंगे तो उनको देने के लिए तैयार हूं, जीएम मैडम बुलाएंगे तो उनको भी देने के लिए तैयार हूं। और यह निवेदन करता हूं कि इस मामले की जांच कराएं और साबित करें कि यह भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, सब तय नियमों के अनुरूप हुआ है। एडीटीआरओ बताएं कि अर्जेंट क्यों लिखा, और जिस समय सीनियर डीटीआरओ तत्कालीन बाहर ट्रेनिंग पे गए हुए थे, आपने फाइल क्यों चलाई अर्जेंट लिखकर। मुख्यालय के वित्तीय अधिकारी बताएं कि उन्होंने एनओसी दी तो किन शर्तों पे दी, जो जीएसटी का भुगतान है वो कौन करेगा, कैसे हुआ है, इसके बारे में भी आप हमें जानकारी दें। एक बात और बता देता हूं, इससे इतने घबराए हुए हैं रेलवे वाले कि आरटीआई तक का जवाब नहीं दे रहे हैं। दाल में कुछ काला जरूर है। डीआरएम देवाशीष त्रिपाठी जी, आपके नेतृत्व में मंडल में पता नहीं क्या क्या हो रहा है। थोड़ा जागिए साहब, बंद कमरे में एसी में बैठकर रेलवे नहीं चलाया जाता। हमारा प्रयास आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।